अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को अभी CGACF एग्ज़ाम के लिए टेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसीज सिनेरियो इन इंडिया, जो कि क्रॉप साइंस एंड इंडिया के अंतर्गत एक टॉपिक है, जिसमें हमने क्या कवर किया फ्रेंड्स, जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें जो भी बीमारियां होती है, डिसीज होती है, उसको कवर करे हैं। जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कि बैक्टीरिया, वायरस और साथ ही जो फंजाई है या फिर फंगी है, उससे कौन कौन से रोग क्रॉप्स को होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे प्लांट डिसीज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स है आखिर वो प्लांट ही है। और आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ, और वो टॉपिक कौन सा है? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। और अगर आप 2017 मीन्स 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे CGACF का, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है फर्टिलाइजर से, जिसमें अमोनियम सल्फेट और साथ ही सुपर फास्फेट और नीम लेपित यूरिया करके क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक 3 ही क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ रहे होंगे कि कितना नंबर मिलेगा आप सभी को? 6 नंबर। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछा गया था तो 6 नंबर। तो हमारे लिए इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये जो फर्टिलाइज़र टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कोरिंग है और हम इससे नंबर गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप सभी के लिए ये जो फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। और ये स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट नए व्यूअर्स है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। और ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक और बात बता देती हूँ कि अगर आप CGACF एग्जाम का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो हिंदी में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें उर्वरक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्या उर्वरक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें उर्वरक लिखा हुआ है। मीन्स इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजर्स लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जो उर्वरक टॉपिक है या फिर फर्टिलाइजर टॉपिक है वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही है, लेकिन हिंदी में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें नहीं लिखा हुआ है, और इंग्लिश में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे 2017 में 3 क्वेश्चन आया हुआ है आप सभी के एग्जाम में। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो फर्टिलाइजर जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन वो हिंदी में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्टिलाइजर्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, चाहे वो हम मीन्स ह्यूमन हो, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनको ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है या फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और प्लांट्स को पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? मिट्टी से मिलता है। ठीक है, या फिर भूमि से मिलता है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, बार बार फसलों की बुआई करने से जो मिट्टी है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी हो जाती है। एक्चुअली में जो मिट्टी है फ्रेंड्स, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हम अगर बार बार उसमें फसलें लेंगे, मीन्स फसलों की बुआई करेंगे, तो वो सभी फसलों को पोषक तत्व देगा, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है या फिर उसमें जो पोषक तत्व है उसमें कमी आना ही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाती है? कमी हो जाती है मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं उसमें। अब पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है ना? पोषक तत्वों की कमी से ये होगा जो अगला प्लांट होगा, मीन्स हम एक प्लांट की बुआई करने के बाद अगर अब हम दूसरा प्लांट बुआई करेंगे तो उसको पोषक तत्व कम मिलेगा। ठीक है, और पोषक तत्व कम मिलने से उसका जो सही तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, सही तरीके से फसल का जो उत्पादन होना चाहिए, हमें जो सही मात्रा में फसल का जो उत्पादन हुआ है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है,
मीन्स उसकी सही गुणवत्ता, फसल की जो सही गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो कम हुआ रहता है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाया जाता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिसे प्लांट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ हम मिलाते हैं, ये जो पदार्थ हम मिलाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जो प्लांट्स होते हैं वो सही तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है ना। तो इसी पदार्थों को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो एक बार आप सभी डेफिनेशन सुन लीजिए। वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। क्या, वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं और साथ ही पौधों की जो वृद्धि है उसमें सहायक होते हैं। क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं या फिर फर्टिलाइजर कहलाते हैं या फिर खाद कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम खाद भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है उर्वरक। और आप सभी को इसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए, ठीक है, सही प्रोडक्टिविटी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए मिट्टी का उर्वर होना, मीन्स मिट्टी का अच्छी गुणवत्ता का होना, उसमें पोषक तत्व होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो उर्वरक है उसको हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है खाद। ठीक है, क्या होता है, खाद, मैन्योर्स। मैं आप सभी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, क्योंकि हो सकता है आपको इसी से ही क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से कौन सा खाद के अंतर्गत आता है, कौन सा फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ 4 जो पॉइंट्स है वो आप सभी को याद रखना है। तो पहला पॉइंट है मैन्योर्स करके, जो कि क्या है, खाद है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक। उसके बाद सॉइल अमेंडमेंट्स है, भूमि संशोधक। उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर्स। तो खाद क्या होता है, खाद मीन्स जिसमें ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं वो अधिक होते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थ मीन्स क्या, ऑर्गेनिक पदार्थ मीन्स ये कि उसमें कार्बनिक जो पदार्थ होता है जिसकी एक्चुअली में जिसमें जीवाश्म होता है। ठीक है, क्या जीवाश्म होता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। तो जिसमें जीवाश्म ज़्यादा होता है उसे ही हम खाद कहते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, खलिया, हरी खाद। खलिया क्या होता है, जो तिलहन होते हैं, है ना, उससे तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसे क्या कहते हैं, खलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है खाद। अब दूसरा अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, जो हम लोग अब ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स हरित क्रांति के बाद जो यूज़ किया जाता है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक, मतलब ये क्या होता है, उर्वरक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें जीवाश्म की कमी होती है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये सारी चीज़ें आती है इसमें। एक्चुअली में ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पोषक तत्व की अधिक मात्रा होती है। अगर हम खाद को लेते हैं तो उसमें पोषक तत्व तो होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। और जो उर्वरक है इसमें जीवाश्म नहीं होता है, लेकिन पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ गया है सॉइल अमेंडमेंट्स या फिर भूमि संशोधक। तो ये भूमि संशोधक क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि मिट्टी का एक डेफिनिट पीएच होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर हमें फसल लेना है तो मिट्टी का पीएच जो है डेफिनेट होना चाहिए उस फसल के हिसाब से। तो कई मिट्टी अम्लीय होता है, कुछ क्षारीय होता है, मीन्स एसिडिक होता है, कुछ जो होता है वो बेसिक होता है, और कुछ जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर मिट्टी जो है ज़्यादा अम्लीय है ना, लेकिन हमें क्षारीय मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें चूना मिला देते हैं या जिप्सम मिला देते हैं। तो यही सब क्या कहलाते हैं, भूमि संशोधक कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी आप सभी की स्क्रीन पर जो भी मैं डेफिनेशन शो कर रही हूँ, है ना, उसको आप सभी एक बार रीड कर लीजिएगा, आप सभी के नॉलेज के लिए। और मैं आप सभी को वैसे भी समझा दे रही हूँ, तो उतना ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इसमें क्या आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जो सूक्ष्म जीव है वो आते हैं।
ठीक है। और कौन सा सूक्ष्म जीव, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दलहन जो फसलें होती है ना, उनके वो क्या करते हैं, उन लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मीन्स इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे राइजोबियम, आप सभी ने नाम शायद सुना ही होगा। राइजोबियम क्या करता है, जो वायुमंडल का जो N2 होता है ना, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। मीन्स नाइट्रोजन को उसके यौगिक में कन्वर्ट कर देता है, उसके अणु से। ठीक है, क्योंकि जो भी प्लांट्स है वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन है उसको वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसके रूप में नहीं लेता है कभी भी। उसके जो भी यौगिक है उसमें वो पहले परिवर्तित कर देता है, उसके बाद ही ग्रहण करता है प्लांट। ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं राइजोबियम, इन सभी के द्वारा। तो ऐसे ही जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये सभी क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो फसल है वो भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है करके, किसमें आया है, 2017 के पेपर में। तो कौन सा फसल बढ़ाता है, जो दलहनी फसलें होती है वो बढ़ाता है। क्योंकि जो दलहनी फसलें हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं उन लोग, उसका स्थिरीकरण या फिर फिक्सेशन कहते हैं जिसे, वो करके उसके यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप जो जिससे क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि मिट्टी को अधिकतर किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन तो इन लोग वायुमंडल से ही ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ही इनमें जो राइजोबियम नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, उसके यौगिक में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जो दलहनी फसलें इनको कहा जाता है कि ऐसी फसलें हैं जो कि क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आप सभी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम सभी अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को कहाँ से स्टार्ट करूंगी, उर्वरक में से। आज मैं आप सभी को जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वहां से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर हम पिछला क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से ही पूछा गया है। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कवर करेंगे। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है इसमें एकदम ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। इसलिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को एक और नॉलेज में बता देती हूँ कि हमारा जो देश भारत है इसमें सन 1928 में एक कमीशन था, रॉयल कमीशन। इसके सर्वेक्षण से ही पता चला कि भारत में उत्पादकता क्यों कम होती है। भारत की उत्पादन क्षमता इसलिए कम थी उस समय क्योंकि हमारे देश के मृदा में नाइट्रोजन और दूसरे जो पोषक तत्व है उसकी कमी थी। इसके वजह से उपज कम होता है। ये कब पता चला, 1928 में रॉयल कमीशन के सर्वेक्षण से पता चला। इसके बाद क्या हुआ, 1942 में जब बंगाल में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था, उसके बाद जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसका उपयोग जो है उस पर बल दिया गया, जिससे भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए छोटा सा नॉलेज था जिसे आप सभी याद रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 ACF में। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ये था कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक है। आप सभी के स्क्रीन पर शो हो रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आप सभी देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ रही हूँ आप सभी के लिए। जब मैं आप सभी को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आज इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और मैं जब आप सभी को पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आप सभी को इसका आंसर भी बता दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये आया था कि अमोनियम सल्फेट ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद है उर्वरक है। ठीक है, मीन्स अमोनियम सल्फेट कैसा उर्वरक है, किसके लिए अच्छा उर्वरक है ये। इसके लिए ऑप्शन था धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, क्षारीय है, उदासीन है, उच्च सांद्रता वाला नाइट्रोजनीय उर्वरक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था सुपर फास्फेट का उत्पादन फास्फेट शिला की ब्लैंक स्पेस से प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। मीन्स सुपर फास्फेट का उत्पादन कैसे किया जाता है,
कौन कौन से इसके सब्सटेंस होते हैं, मीन्स पदार्थ होते हैं जिनके क्रिया के द्वारा सुपर फास्फेट बनता है, यही पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। इसका आंसर आप सभी को मैं फर्टिलाइज़र पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता क्यों होती है। फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जब हम बार बार फसलों का बुआई करते हैं मिट्टी में, मीन्स भूमि पर, तो इससे क्या होता है, उसकी उर्वरक क्षमता, उसके पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हम बाहर से कुछ पदार्थ डालते हैं जिसे ही उर्वरक कहते हैं। तो अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप सभी को, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसी को ही क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है उसमें हर प्रकार का पोषक तत्व रहता है, लेकिन जो भी पोषक तत्व रहता है वो कम मात्रा में रहता है। इसलिए कृत्रिम रूप से या फिर आर्टिफिशियली जो भी लैब है वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र्स तैयार किया गया जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्यों बनाया। तो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है फ्रेंड्स, इसमें हम मेनली 4 प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स या फिर नाइट्रोजन उर्वरक, दूसरा है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स या फिर फास्फोरस युक्त उर्वरक, तीसरा है पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स या फिर पोटाश युक्त उर्वरक, फिर चौथा है कंपाउंड फर्टिलाइज़र्स या फिर यौगिक उर्वरक। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला जो उर्वरक है उसके बारे में डिटेल से और बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ये बताने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि जो पौधे होते हैं उनके लिए प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कौन कौन से हैं, एनपीके है। मीन्स एनपीके बोलने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और जितनी भी अगर हम ज़मीन देखें या फिर भूमि देखें या मिट्टी देखें, उसमें अधिकतर ये जो 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों की ही कमी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कमी फास्फोरस की पाई जाती है फ्रेंड्स, और पोटाश की कमी बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसकी भी कमी होती है। इसलिए जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है, इन्हीं तीनों से संबंधित आप सभी को इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स है वो मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी के लिए नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ नाइट्रोजन उर्वरक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे अगर क्वेश्चन पूछा गया उर्वरक से, तो जो नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक है उसको ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरक है वही यूज़ किया जाता है हमारे देश में। तो सबसे पहला है आप सभी के लिए यूरिया। क्या है फ्रेंड्स, यूरिया। जो यूरिया है इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। आप सभी को फार्मूला भी याद रखना है फ्रेंड्स। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, क्योंकि जिसका इम्पोर्टेंट है फार्मूला वो मैं आप सभी को बताऊंगी, बाकी हर जितने भी उर्वरक है उसका आप सभी को जो फार्मूला है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, जो यूरिया फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है। ठीक है, क्या नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है, और किसान सबसे अधिक इसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं। क्या फ्रेंड्स, किसान जो है भारत में सबसे अधिक जो यूरिया है उसी का ही प्रयोग करते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। और ये जो यूरिया है फ्रेंड्स, ये यूरिया सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र्स है। मीन्स जितना भी रासायनिक उर्वरक या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र आपको मिलता है उसमें सबसे सस्ता यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा है, ये यूरिया जो उर्वरक है उसका इमेज है। ये वाइट कलर का होता है और साथ ही दानेदार होता है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को ये याद रखना है कि ये पानी में घुलनशील होता है। और साथ ही ये जो यूरिया है इसको हर प्रकार के भूमियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी जो है गीली है तो उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो लीचिंग के द्वारा ये जो यूरिया है वो नष्ट हो सकता है। लीचिंग मीन्स क्या होता है,
लीचिंग मीन्स ये कि अगर भूमि जो है अगर गीली है मीन्स उसमें अगर नमी है, तो अगर हम यूरिया अगर उर्वरक उसमें डालते हैं तो यूरिया उर्वरक जो है मिट्टी में मिलने के बजाय जो जल या फिर जो नमी होती है ना, गीला जो रहता है मिट्टी उसमें से जो वाटर वाला पोर्शन होता है उसके साथ ये जो यूरिया है वो अलग हो जाता है। इसी को ही कहते हैं लीचिंग। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो ऐसा होने से मिट्टी में नहीं मिल पाता है यूरिया और मिट्टी को इसका फायदा नहीं हो पाता है। तो इससे किसी भी प्रकार का फायदा पौधे को भी नहीं होगा, इसलिए गीली मिट्टी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर जो भी फसलें होती है उसमें 3 से 6% यूरिया के घोल का प्रयोग करना चाहिए। अब आप सभी ये याद रखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताई, एक क्वेश्चन बताई कि सुपर फास्फेट का निर्माण किससे होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है आपको आगे पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण किससे होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखिए कि ये जो यूरिया है यह अधिक दाब और ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड और निर्जल कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 लिखा जाता है फॉर्मूले के रूप में, और निर्जल NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अमोनिया। इन दोनों के रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है, अधिक दाब और ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कैसा होता है, निर्जल। इसकी प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और इसके कारखाने कहाँ कहाँ पर है, चूंकि यूरिया जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्या है, फर्टिलाइज़र है। तो हो सकता है पूछा जाए कि ये कहाँ पर बनाया जाता है। तो इसके लिए 2 कारखाने हैं जो कि यूपी या फिर उत्तर प्रदेश में ही हैं, गोरखपुर और कानपुर में। कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, गोरखपुर और कानपुर में है। तो आप सभी के लिए ये जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताई हूँ इसे ज़रूर याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही एक और बात मैं आप सभी को बता दे रही हूँ जिससे आप सभी नोट कर लीजिए कि जो यूरिया है वो मिट्टी में मिलाने के 24 घंटे के बाद अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरिया जो है वो मिट्टी में डालने के बाद या मिलाने के लगभग 24 घंटे के बाद अमोनियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो यूरिया है इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि ये कितना भी गाढ़े फॉर्म में हो, ये जो है वो पत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। मीन्स जो फसलें होती हैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जो फसलें हैं वो इन्हें पत्तियों के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितना भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हूँ उसे आप सभी ध्यान से सुनिए और इसको अपने दिमाग में कैप्चर करके रख लीजिए, क्योंकि उर्वरक है और यूरिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इससे संबंधित कोई भी फैक्ट आप सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं जितना भी आप सभी के लिए लिख के लाई हूँ वो तो आप सभी को याद रखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा जो भी बताई हूँ इसे आप सभी नोट करके रख सकते हैं। अब आप सभी को मैं बताई जैसा कि अधिकतर फसलों में 3 से 6% यूरिया के घोल का छिड़काव किया जाता है। ये एक्चुअली में छिड़काव करने की विधि के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं आप सभी के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इसमें ही ऐड कर दी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप सभी जो भी नए बच्चे हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब आगे चलते हैं। आगे आप सभी के लिए अमोनियम सल्फेट। क्या है अमोनियम सल्फेट? ये जो अमोनियम सल्फेट है इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसा कि मैं आप सभी को क्वेश्चन बता दी हूँ कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आप सभी अगर किसान की फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि अमोनियम सल्फेट जो है धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है, किसके लिए? धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4, ठीक है, ब्रैकेट में NH4 2 एंड SO4। SO4 के ही सल्फेट कहते हैं। और अगर अमोनिया जो है NH3, उसमें अगर आप एक हाइड्रोजन और ऐड कर देते हो तो उसी को ही कहते हैं अमोनिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को इजीली याद हो सकता है, NH4 2 SO4। ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अमोनियम सल्फेट है इसमें 20.6%, क्या 20.6% नाइट्रोजन होता है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं यूरिया में एक बात बताना आप सभी को भूल ही गई कि जो यूरिया है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, क्या इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है।
क्योंकि प्रकृति भी पूछ सकता है सभी से कि ये कैसा होता है, तो इसका प्रकृति अम्लीय होता है और साथ ही ये अमोनियम सल्फेट से कम अम्लीय होता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है उर्वरक वो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ये जो अमोनियम सल्फेट है, जैसा कि मैं अभी बता दी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, और ये जो जैसा कि फार्मूला में क्या लिखा है, SO4, तो एस क्या है, सल्फर है। तो इसमें जो अमोनियम सल्फेट में है उसमें सल्फर भी पाया जाता है जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, सल्फर जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है उसको सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिए कि इसमें सल्फर भी पाया जाता है और साथ ही इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसलिए ये जो अमोनियम सल्फेट है इसका यूज़ जो है क्षारीय जो कंकरीले होते हैं, है ना, कंकरीले होते हैं मीन्स जिसमें चूना वगैरह पाया जाता है, ऐसी वाली जो मृदा होती है या फिर मिट्टी होती है उसमें यूज़ करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसका जो निर्माण है वो कैसा किया जाता है, जो अमोनियम है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, उसका निर्माण करने के लिए अमोनिया गैस को गंधक के अम्ल, और गंधक के अम्ल किसको बोलते हैं, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसको ही क्या कहते हैं, गंधक के अम्ल कहते हैं। उसके साथ रिएक्शन करा के या उसी में शोषित करा के अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। मैं जो भी बता रही हूँ आप सभी इसे अच्छे से याद करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुनिए, अमोनियम सल्फेट कैसे बनाया जाता है। अमोनिया गैस को H2SO4 में शोषित करके अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। आप सब सिंपली ऐसे ही याद रख सकते हैं कि अमोनिया गैस और H2SO4 के रिएक्शन से अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है। अब क्योंकि अगर गंधक के अम्ल अगर एग्जाम में दिया होता तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं H2SO4 ना लिख करके आप सभी के लिए जो देसी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखी हूँ, गंधक के अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि ये धान के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है और आप सभी जानते हैं कि जो धान है वो भारत में खाद्यान्न में सबसे ऊपर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है इसके कारखाने, मीन्स कहाँ कौन कौन सी जगह पर इसे बनाया जाता है। तो राउरकेला उड़ीसा, ठीक है, क्या राउरकेला उड़ीसा, सिंदरी बिहार और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसे तैयार किया जाता है। मीन्स राउरकेला, सिंदरी और दुर्गापुर में ही इसे तैयार करने का कारखाना है। राउरकेला कहाँ कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है, सिंदरी बिहार में है और जो दुर्गापुर है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आप सभी के लिए मैं थोड़ा बहुत इसका और डिटेल बता देती हूँ आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए। आप सभी स्क्रीन पर देखिए अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है उसका इमेज हो रहा है। तो ये कैसा होता है फ्रेंड्स, ये दिखने में सफ़ेद रहता है और ये भी कैसा होता है, दानेदार रहता है। ठीक है, और ये चीनी के समान होता है, मीन्स छोटा छोटा रहता है। ठीक है, और देखिए अगर बुआई करते समय इस अमोनियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। और साथ ही ये जो अमोनियम सल्फेट है उसे चूना और जो क्षारीय यौगिक होते हैं उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। और खड़ी फसल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। खड़ी फसल में अगर फसल, जैसा कि मैं बताई कि इसे फसल बोते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर फसल जो है मतलब अपना ग्रोथ कर लिए रहता है, ठीक है, ग्रोथ कर लिए मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसी को ही खड़ी फसल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी इतना ज़रूर याद रखिए जितना भी मैं बताई हूँ। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो अमोनियम सल्फेट है जैसा कि ये अम्लीय होता है, तो इसका ज़्यादा प्रयोग करने से क्या होगा कि जो मृदा होगा वो भी अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो उसमें सुधार करने के लिए अगर हम इसका ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो अगर मृदा अम्लीय हो जाता है तो उसका सुधार करने के लिए इसमें हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स चूने का, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, चूना का प्रयोग कर सकते हैं हम किसमें, अगर मिट्टी जो है ज़्यादा अम्लीय है तो। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट का यूज़ करेंगे ज़्यादा तो मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगा ही, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उसको सुधारने के लिए हम चूने का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र की ओर। तो अगले इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है हमारे लिए किसान खाद या सोना खाद। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।
ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है इसे किसान खाद इसलिए कहते हैं या फिर सोना खाद, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होता है। इसी कारण से ही किसी भी अगर क्षारीय हो या फिर अम्लीय मृदा हो उसमें प्रयोग करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, काले रंग का भी होता है और सफ़ेद कलर का भी होता है। तो जो काले कलर का होता है इसमें 20.5% नाइट्रोजन होता है और जो सफ़ेद कलर का होता है इसमें 25% नाइट्रोजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका भी प्रयोग हम बुआई से पहले या फिर खड़ी फसल में कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसका प्रयोग हम कर लेते हैं तो जो मिट्टी है ये 2 प्रकार से इसको यूज़ करता है। आधा जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम में कन्वर्ट कर लेता है और जो आधा नाइट्रोजन होता है उसको ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करके यूज़ करता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैं बताई थी कि अमोनियम जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है वो जो वायुमंडलीय होता है N2 के फॉर्म में उसको यूज़ नहीं करते पादप, उसको किस में यूज़ करते हैं इन लोग, यौगिक के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो अगर इसे हम हवा में रखें तो हवा की जो नमी होती है उसको शोषित कर लेता है, मीन्स उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसे शुष्क गोदामों में सुरक्षित रखना चाहिए। इसी प्रकार जो यूरिया है फ्रेंड्स जिसके बारे में बताना भूल गई थी मैं, तो यूरिया भी ऐसा ही होता है, ये भी वायु की नमी के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको भी शुष्क गोदामों में सुरक्षित रखना चाहिए। किसको, यूरिया को और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। और इसको बनाने की विधि क्या है फ्रेंड्स, इसको बनाने की विधि है कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण को रिएक्ट करवाने पर ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, और चूंकि इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नाम लिखा है मीन्स इसमें कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम कितना होता है 8.1% होता है, जो कि एक सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, एक सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये भी बहुत ही आवश्यक है। और ये जो उर्वरक है फ्रेंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये राउरकेला और नांगल में बनाया जाता है। राउरकेला कहाँ पर है, राउरकेला उड़ीसा में है और नांगल जो है पंजाब में है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी अपने नॉलेज के लिए इसे ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे मैं आप सभी को ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है ना, इसके बाद फास्फोरस जो फर्टिलाइजर्स है उनके बारे में बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है उनका डिटेल, जिससे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो फास्फोरस है इसकी बहुत ही कमी पाई जाती है भूमियों में, मीन्स जो मिट्टी वगैरह होता है उसमें इस तत्व की बहुत ही कमी पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो जो नाइट्रोजन है उसकी भी बहुत कमी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उसी से रिलेटेड जो उर्वरक है उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं जैसा कि बताई कि जो कुछ पौधे होते हैं दलहनी पौधे, वो नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है N2 के फॉर्म में, क्योंकि आप सभी जानते होंगे शायद कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं जो पादप होते हैं कुछ वो। ठीक है, और उसको यौगिक में कन्वर्ट करके कुछ मात्रा में अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो फास्फोरस है उसको टोटली बाहर से ही देना पड़ता है। ठीक है, क्या टोटली क्या करना पड़ता है, बाहर से ही देना पड़ता है। इसीलिए ये जो फास्फोरस है इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। फास्फोरस जो है घुला, एक्चुअली में ये जो फास्फोरस है फ्रेंड्स इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फास्फोरस उर्वरक को डालते हैं मिट्टी में, तब भी ये मिट्टी में जाने के बाद अगर हम इसे घोल के रूप में भी देते हैं तब भी ये मिट्टी में जाने के बाद क्या करता है, अविलेय एक यौगिक बनाकर अलग हो जाता है। तो पादप केवल इसका 33% भाग ही यूज कर पाते हैं। ठीक है, क्या कर पाते हैं, केवल 33% भाग ही यूज कर पाते हैं। और साथ ही ये किसके साथ संयुक्त रहता है, ये भी कैल्शियम के साथ संयुक्त रहता है। तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों में फास्फेट जो है कैल्शियम के साथ संयुक्त रहता है। इसके बेस पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो जो मोनो कैल्शियम फास्फेट होता है उसका फार्मूला तो आप सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी के नॉलेज के लिए मैं फार्मूला लिखी हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मोनो कैसे है, डाई कैसे है, ट्राई कैसे है। तो मोनो में कैल्शियम 1 होगा, ठीक है, डाई में 2 होगा और ट्राई में 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही सबसे पहले देखेंगे तो H4 रहता है, फिर H2 हो जाता है, फिर लास्ट में H2 नहीं रहता है। तो आप सभी को समझ में आया, इसलिए ये फार्मूला लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। मैं आप सभी को इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र है सुपर फास्फेट वो बता रही हूँ, क्योंकि अगर फास्फोरस से रिलेटेड
हम अगर उर्वरक देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, सुपर फास्फेट का ही यूज़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, सुपर फास्फेट का ही यूज़ किया जाता है। और ये जो सुपर फास्फेट है इसका जो यूज़ है वो कहीं भी कर सकते हैं, मीन्स किसी भी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका यूज़ जो है न्यूट्रल मिट्टी में करते हैं, न्यूट्रल मीन्स उदासीन मिट्टी में करते हैं, जो ना कि अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तो इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैं एक क्वेश्चन बताइए आप सभी को कि पूछा गया था कि अमोनियम सल्फेट जो है किसके लिए सबसे उपयुक्त है तो धान की फसलों के लिए। उसी प्रकार जो सुपर फास्फेट है वो दलहनी फसलों के लिए सबसे सर्वोत्तम उर्वरक है। किसके लिए है, दलहनी फसलों के लिए सबसे सर्वोत्तम उर्वरक है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे बनाने का विधि पूछा जा चुका है, तो आप सभी को इसका आंसर अभी मिल जाएगा। वैसे सुपर फास्फेट जो है वो कैसे बनाया जाता है, खनिज कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। और खनिज सल्फेट फास्फेट की रिएक्शन किससे करते हैं, H2SO4 से। तो यही ऑप्शन में आप सभी के दिया हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और दिया हुआ था फास्फेट। तो फास्फेट को तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था और पूछा था कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सुपर फास्फेट बना लेता है। ठीक है, तो सुपर फास्फेट कैसे बनता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी से याद रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और खासकर एसीएफ एग्जाम का अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही ये जो फास्फेट है या फिर सुपर फास्फेट है इसे भी P2O4 मीन्स फास्फेट की जो प्रतिशत है उसके आधार पर 2-3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल, ट्रिपल। सिंगल में कितना है, 16% है फास्फेट, जो डबल है उसमें 32% है, और जो ट्रिपल है उसमें 48% है। कितना परसेंटेज है फ्रेंड, 48% है। ठीक है, आप सभी को ये बिल्कुल याद रखना है, जितना मैं बता रही हूँ कम से कम उतना तो ज़रूर याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सुपर फास्फेट है ना, ये आप सभी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है कि किस फसल के लिए क्या सर्वोत्तम है, तो इसलिए आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो दलहनी फसल है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ सुपर फास्फेट का होता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो आज का, क्योंकि उर्वरक के बारे में हमें जानना भी चाहिए और साथ ही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो बाकी बचे हुए फास्फोरस युक्त उर्वरक हैं उनके बारे में मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं जितने फैक्ट्स बताई हूँ उसे आप सभी पहले ही याद कर लीजिए। उसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स है वो बताऊँगी। और साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को मैं जो नाइट्रोजन युक्त जितने भी इम्पोर्टेंट जो था डिटेल बताने का वो बता चुकी हूँ। तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नाम भी हैं जो कि नाइट्रोजन से संबंधित उर्वरक है, उनका नाम भी मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, क्योंकि कई बार सिर्फ नाम पूछ देगा आप सभी को और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो अमोनिया के बारे में अमोनियम सल्फेट मैं बता चुकी हूँ, यूरिया बता चुकी हूँ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बता चुकी हूँ। इसके अलावा 1-2 और है फ्रेंड्स, जैसे अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड। और इसका फार्मूला भी मैं आप सभी के नॉलेज के लिए लिख दी हूँ, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इतना याद रखना ही है। और साथ ही जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से भी आप सभी इन सभी नामों को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा या फिर मेरे ही वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स थे जिनका डिटेल आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था मैं बता दी हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो बाकी नाम बताई उसे भी आप सभी याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी नए व्यूअर्स है, जो भी नए बच्चे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी को जो भी सुविधाएं यूट्यूब के द्वारा दी जाती है वो भी आप सभी को मिलेगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे इस वीडियो को, और साथ ही जो भी नए व्यूअर्स हो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।